आपने अपराध की अब तक कई कहानियां देखी और सुनी होंगी, लेकिन आज की जो सच्ची कहानी मैं आप सभी के सामने लेकर आई हूँ, तो जानने और सुनने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे। आज मैं प्रीति राठी केस 2013 के बारे में आप सभी से बात करने वाली हूँ। प्रीति राठी केस 2013 में घटित हुआ था। प्रीति एक मध्यम वर्गीय परिवार की बेटी थी, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। वो अपने सपनों के लिए लड़ना चाहती थी, कुछ करना चाहती थी, खुद को साबित करना चाहती थी। इसके लिए उस लड़की ने बहुत मेहनत भी की थी। मेहनत करने के बाद अब उस लड़की की मेहनत भी रंग लेकर आती है। उसने देश और दुनिया में अपना ही नहीं, अपने परिवार का भी नाम रोशन किया था। उस लड़की ने इंडियन नेवी में नौकरी हासिल की थी, लेकिन उसको कहाँ पता था कि उसकी ये तरक्की किसी इंसान के लिए जी का जंजाल बन चुकी थी, किसी की जलन का कारण बन चुकी थी, किसी की नफरत का कारण बन चुकी थी। उसकी यह जो सफलता थी, ये किसी इंसान की असफलता को दर्शा रही थी, और उस इंसान ने अपनी इस असफलता को छुपाने के लिए, अपनी नाकामयाबी को छुपाने के लिए, अपनी नफरत को मिटाने के लिए इस लड़की के साथ एक ऐसा खौफनाक कांड करने का षड्यंत्र रचा, जिससे इस लड़की की पूरी हंसी खेलती जिंदगी ही तबाह हो गई। क्या थी ये पूरी घटना, कहाँ पर घटित हुई थी, किसने इस घटना को अंजाम दिया था? साथ ही जब इस केस पर जज साहब ने फैसला सुनाया था, तो इसे क्या टिप्पणी कर दी थी, जिसे सुनकर कोर्ट रूम में मौजूद हर शख्स की आंखों में आंसू आ गए थे। पूरी घटना पर मैं डिटेल से बात करूंगी। इससे पहले मैं संजना आप सभी का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि प्लीज चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए कहानी में बढ़ते हैं आगे। कहानी शुरू होती है 1 मई 2013 से। वैसे तो ये दिन और तारीख सभी के लिए आम थी, लेकिन दिल्ली के नरेला में रहने वाली प्रीति राठी के लिए ये दिन और तारीख बेहद ही खास थी। हो भी क्यों ना भाई, प्रीति पहली बार अपने घर से कहीं बाहर जा रही थी, और वो भी मुंबई जैसे शहर में जाना किसका सपना नहीं होता। और प्रीति का ये सपना पूरा होने में महज कुछ ही घंटों की दूरी थी, इसलिए प्रीति बहुत खुश थी। प्रीति बहुत खुश, लेकिन मन में थोड़ी नर्वसनेस भी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम वो अपने घर से कहीं बाहर जा रही थी, इसलिए थोड़ी नर्वसनेस थी। लेकिन खुशी बहुत थी, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था जिससे उसकी पूरी फैमिली जो थी उस पर प्राउड फील कर रही थी। दरअसल प्रीति ने इंडियन नेवी में नौकरी हासिल की थी, और इसी वजह से प्रीति मुंबई जा रही थी। उसकी नर्सिंग की पढ़ाई वो दिल्ली से ही कंप्लीट की थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद प्रीति जो थी वो चाहती थी कि वो मिलिट्री हॉस्पिटल में नर्स बने। इसके लिए उसने पहले से तैयारी भी शुरू कर दी थी। इसी दौरान इंडियन नेवी में वैकेंसी निकलती है, और प्रीति उस वैकेंसी में जॉब के लिए अप्लाई कर देती है। अब जॉब के अप्लाई करने के बाद प्रीति जो थी एग्जाम में शामिल भी होती है। एग्जाम में शामिल होने के बाद अब प्रीति जो थी एग्जाम को क्लियर भी कर लेती है। एग्जाम क्लियर करने के बाद अब प्रीति की सभी कागजी कार्यवाही जो थी पूरी कर ली जाती। उसके बाद प्रीति को एक ज्वाइनिंग डेट मिलती है, जिसमें 2 मई 2013 को प्रीति को मुंबई के आईएनएस में बतौर सेकंड लेफ्टिनेंट ऑफिसर के पद पर ड्यूटी ज्वाइन करना थी। इससे पहले प्रीति को मुंबई के कोलाबा में जो नौसेना का हेड ऑफिस था वहां पर रिपोर्टिंग करना था। इसके लिए प्रीति मुंबई जा रही थी। अब परिवार की बेटी पहली बार मुंबई जा रही थी, इसलिए प्रीति के पिता श्री अमरनाथ राठी, प्रीति के मौसा जी श्री विवेक दहिया और प्रीति की मौसी सुनीता दहिया जो थे वो प्रीति को छोड़ने के लिए मुंबई तक जा रहे थे। अब सभी अपने तय समय पर 1 मई 2013 को हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। इधर ट्रेन जो थी वो भी अपने तय समय पर आती है, और सभी लोग ट्रेन में सवार होकर अपने आगे की सफर की ओर बढ़ चलते हैं। अब प्रीति और प्रीति का परिवार जिस बोगी में बैठा हुआ था, उस बोगी में काफी भीड़ भाड़ थी, और उस बोगी में जितनी भीड़ भाड़ थी, उस भीड़ भाड़ में एक युवक जो था बिल्कुल अजीब लग रहा था। उसके हाव भाव बिल्कुल अजीब थे। उसने अपने सिर पर कैप पहनी हुई थी, और चेहरे को जो था गमछे से ढका हुआ था। इसके साथ ही वो कभी टॉयलेट की तरफ जाता, तो कभी आकर अपनी सीट पर बैठ जाता, तो कभी भीड़ में से झांककर प्रीति को देखता। अब उसकी इन हरकतों को प्रीति के परिवार के लोग जो थे वो नोटिस कर चुके थे, इसलिए वे थोड़ा अलर्ट हो जाते हैं। इसी गहमा-गहमी में रात काफी हो जाती है, और लगभग सभी पैसेंजर सो जाते हैं। इधर ट्रेन जो थी वो तेजी से अपने सफर की ओर बढ़ती चली जा रही थी। अब दिन बदलकर 1 मई से 2 मई 2013 हो चुका था, और जो थी ट्रेन जो थी अपने अंतिम सफर की ओर पहुंच चुकी थी, और सभी पैसेंजर्स जाग जाते हैं। इसके बाद सुबह 8:05 पर जो थी ट्रेन अपने स्थान पर आकर रुक जाती है, बांद्रा टर्मिनस पर। अब ट्रेन रुकने के बाद सभी पैसेंजर्स ट्रेन से उतरते हैं और अपने आगे की मंजिल की ओर निकल पड़ते हैं।
प्रीति और प्रीति का परिवार भी ट्रेन से उतरता है और ट्रेन से उतरने के बाद अपने अगली मंजिल की ओर चल पड़ता है। अब इसी दौरान जब प्रीति जो थी वो अपने परिवार के साथ चल रही थी, तो वो धीरे धीरे चल रही थी और इसी कारण से वो पीछे रह जाती है, क्योंकि प्रीति ने पहली बार इतना लंबा सफर तय किया था और वो भी दिल्ली से मुंबई तक का सफर काफी लंबा था। इसलिए प्रीति जो थी खुद को थोड़ा थका हुआ महसूस कर रही थी और इसी कारण से जो थी प्रीति जो थी धीरे धीरे चल रही थी, जिसकी वजह से वो पीछे रह गई थी। लेकिन प्रीति को जैसे ही इस बात का एहसास होता है कि वो अपने परिवार के लोगों से पीछे रह गई है, तो वो अपने कदम तेजी से बढ़ाना शुरू करती है। इधर प्रीति ने अपने कदम अभी तेजी से बढ़ाना शुरू नहीं किया था कि अचानक उसे महसूस होता है किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अब जैसे ही प्रीति पीछे पलट कर देखती है तो उसे वही उसकी बोगी में बैठा हुआ नकाबपोश युवक नजर आता है। इससे पहले कि प्रीति कुछ समझ पाती, कुछ बोल पाती, वो नकाबपोश युवक जो था एक डिब्बा उठाता है और उसे प्रीति के चेहरे पर पूरा उड़ेल देता है। अब जैसे ही प्रीति के चेहरे पर उस डिब्बे में से कुछ ज्वलनशील पदार्थ उसके चेहरे पर गिरता है, प्रीति जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर देती है। अब प्रीति की आवाज सुनकर आगे चल रहे उसके परिवार के लोग पीछे पलट कर देखते हैं और भागकर प्रीति के पास आते हैं और उसे संभालने की कोशिश करते हैं। इधर आसपास के जो पैसेंजर्स अपने अपने काम से इधर उधर जा रहे थे, वो भी प्रीति के पास इकट्ठा हो जाते हैं। प्रीति के पास भीड़ इकट्ठा हो जाती है। सभी लोग सोच रहे थे कि आखिर अचानक से इस चलती भली लड़की को क्या हो गया। अब भीड़ में से एक व्यक्ति जिनका नाम था समीर शेख, वो निकल कर आते हैं और वहां पड़े डिब्बे को उठाकर समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस डिब्बे में था क्या। उसी डिब्बे को जब वे उठाते हैं तो उसमें से कुछ बूंदें जो थी उनके हाथ पर गिर जाती है और उन्हें तुरंत समझ आ जाता है कि इस लड़की के ऊपर जो है एसिड अटैक हुआ है। अब समीर शेख उस डिब्बे को तुरंत फेंकते हैं और उस नकाबपोश युवक के पीछे भागने लगते हैं और भागते हुए वे अपने साथियों को भी चिल्लाते हैं, समीर, सलमान, उसे पकड़ो, उसी ने उस लड़की के ऊपर एसिड अटैक किया है। अब तीनों उस नकाबपोश युवक के पीछे भागने लगते हैं। इधर प्रीति का परिवार जो था प्रीति को संभालने की पुरजोर कोशिश कर रहा था और इसी जद्दोजहद में उनके हाथों में भी प्रीति के कपड़ों से एसिड लग जाता है और उन्हें हाथों में जलन और दर्द शुरू हो जाता है। लेकिन वे बिना अपने दर्द की परवाह किए हुए अपनी बेटी को संभालने की कोशिश कर रहे थे। इधर जो थे वो तीनों जो नकाबपोश युवक के पीछे भाग रहे थे, लेकिन वो नकाबपोश युवक जो था इन तीनों को चकमा देकर भाग चुका था। अब प्रीति के परिवार के लोग प्रीति को स्टेशन मास्टर के ऑफिस में ले जाते हैं, जहां से रेलवे अधिकारियों द्वारा प्रीति को भाभा हॉस्पिटल भेजने की व्यवस्था की जाती है। अब प्रीति की हालत इतनी गंभीर थी कि प्रीति को भाभा हॉस्पिटल भेजा नहीं जा सकता था, क्योंकि उसकी हालत ज्यादा ही क्रिटिकल थी। इसलिए प्रीति को पास ही के गुरु नानक हॉस्पिटल में भेज दिया जाता है ट्रीटमेंट के लिए। और जो बाकी घायल थे, प्रीति के पिता और प्रीति के मौसाजी मौसी और जो समीर शेख थे, उनको भी थोड़ी सी एसिड की बूंदें उनके हाथ पर गिर गई थी, जिसकी वजह से उन्हें भी वहां भाभा हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया था। अब प्रीति को गुरु नानक हॉस्पिटल में एडमिट तो करवा दिया गया था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि गुरु नानक हॉस्पिटल में ना तो बर्न यूनिट था, ना ही वो सुविधाएं थी जो प्रीति के इलाज के लिए जरूरी थी। इसलिए प्रीति को पास ही के मसीना हॉस्पिटल में रेफर कर दिया जाता है। अब जो भाभा हॉस्पिटल में जिन लोगों को एडमिट किया गया था, उनका ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। इधर रेलवे पुलिस जो थी इस घटना पर केस दर्ज करती है और इस घटना का स्पोर्ट पंचनामा बनाने की तैयारी शुरू करती है। इधर प्रीति को मसीना हॉस्पिटल में रेफर करने के बाद प्रीति का भी ट्रीटमेंट शुरू हो चुका था। अब पुलिस जो थी स्पोर्ट पंचनामे के लिए समीर शेख को घटना स्थल पर अपने साथ लेकर जाती है। अब समीर शेख के घाव इतने गहरे नहीं थे, इसलिए उन्हें 1-2 घंटे के ट्रीटमेंट के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया था। पुलिस जब समीर शेख को घटना स्थल पर लेकर पहुंचती है, तो समीर शेख के बताए अनुसार अब पुलिस जो थी स्पोर्ट पंचनामा बनाना शुरू करती है। स्पोर्ट पंचनामा बनाने के बाद पुलिस जो थी उन गवाहों की गवाही भी दर्ज करती है जिन्होंने इस घटना को होते हुए देखा था। साथ ही प्रीति के कपड़े, जो जले हुए कपड़े थे, एसिड की वजह से जल चुके थे, और अपराधी द्वारा जो डिब्बा लाया गया था एसिड का, वो भी वहां से एज एविडेंस के तौर पर जो थी पुलिस कलेक्ट करती है। अब प्रीति का बयान भी पुलिस लेना चाहती थी, इसलिए पुलिस जो थी मसीना हॉस्पिटल पहुंचती है। मसीना हॉस्पिटल पहुंचने के बाद पुलिस को पता चलता है कि प्रीति के चेहरे और गले पे इतने गहरे घाव थे, जिसकी वजह से उसकी वोकल कॉर्ड्स जो थे वो पूरी तरह से डैमेज हो चुके थे। इसकी वजह से प्रीति की आवाज तक जा चुकी थी और यही एक कारण था जिसकी वजह से पुलिस जो थी प्रीति का बयान दर्ज नहीं कर पाई थी। अब ये घटना जो थी 3 मई 2013 को अखबारों और न्यूज चैनलों के माध्यम से पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी।
इस घटना के बारे में जितने भी सुना हो उनके मन में इस घटना को लेकर लोगों के मन में बेहद ही गुस्सा था। बेहद ही लोग आक्रोशित हो चुके थे और लोग सड़कों पर रैलियां निकालने लगे थे। जन प्रदर्शन रैलियां निकाली जा रही थी। साथ ही जल्द से जल्द अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस से मांग की जा रही थी। साथ ही प्रीति के लिए दुआएं भी की जा रही थी कि वो जल्द से जल्द ठीक हो। इधर प्रीति जो थी वो जिंदगी और मौत से जंग लड़ रही थी, लेकिन इस लड़की में हिम्मत अभी भी नहीं आ रही थी। वो हिम्मत हारने को तैयार ही नहीं थी। अब भी वो खुद को चोट लगी थी, खुद को इतनी तकलीफ हो रही थी, लेकिन चिंता उसे अपने परिवार की थी। वो बोल नहीं पा रही थी, लेकिन उसमें अपने परिवार को लेकर चिंता साफ जाहिर हो रही थी। इसमें उसने जब उसने लिखकर बताना शुरू किया तो उसकी उसकी मन की बातें जो वो लिख रही थी ना, उसमें इतना दर्द महसूस हो रहा था कि एक इंसान कितना कितना तड़प रहा होगा अपने परिवार के लिए। कितनी उसने उसने सपने देखे होंगे अपने परिवार के लिए, और अपने परिवार की हालत इतनी गहराई से समझती थी वो लड़की कि उसकी इतनी बुरी हालत होने के बाद भी वो अपने परिवार के बारे में ही सोच रही थी। इतनी हिम्मत थी उस लड़की में। इधर प्रीति की बहन, छोटी बहन जो थी तन्नू, उसके पास 4 मई 2013 को पवन कुमार नाम के किसी शख्स का फोन आता है, जो प्रीति के हालचाल जानने के बारे में हालचाल पूछ रहा था। अब पवन कुमार जो था वो प्रीति का पुराना फ्रेंड था, उसके जो बीटेक का स्टूडेंट था। अब प्रीति की बहन ये बात अपने पिता को बताती है, और प्रीति के पिता अमरनाथ राठी इस बात को पुलिस वालों को बताते हैं। अब पुलिस जो थी पहले से ही अपराधी की छानबीन कर रही थी। अब पवन कुमार नाम का जो शख्स का जो उन्हें पता चला था, तो ये उनके लिए एक अहम क्लू साबित हो सकता था। अब पुलिस सोचती है कि तो पुलिस जो थी वो गवाहों की बताए अनुसार स्केच को तैयार करवा ही चुकी थी। तो अब जो स्केच बनाया था उस स्केच को लेकर वे प्रीति के पास जाते हैं, और प्रीति को उस स्केच को दिखाया जाता है। फिर प्रीति से पुलिस पूछती है कि क्या तुमने इस अपराधी इस स्केच में जो बंदा बना हुआ है इसको पहचानती हो? इसके एवज में प्रीति जो थी उस स्केच को देखने के बाद 3 नाम लिखती है, पवन कुमार, सत्यम और अंकुर कुमार। ये 3 नाम लिखी है। अब पवन कुमार ने तो पहले ही फोन करके पूछा था, और पुलिस का भी उस पर पक्का शक था। तो पुलिस जो थी पवन कुमार को भी अपराधी मानकर उसकी तलाश शुरू कर देती है, और 9 मई को पुलिस जो थी पवन कुमार को गिरफ्तार भी कर लेती है। अब पुलिस जो थी पवन कुमार को गिरफ्तार कर लेती है। इधर प्रीति को मसीना हॉस्पिटल में आए हुए कई दिन हो चुके थे, और यहाँ उसकी कई सर्जरियां भी हो चुकी थी, लेकिन प्रीति की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। उसके इंटरनल जो ऑर्गन्स थे वो काम करना बंद कर रहे थे, और प्रीति की हालत जो थी दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। और मसीना हॉस्पिटल के डॉक्टर्स प्रीति की इस हालत को देखकर उन्हें बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर करने के लिए कह देते हैं, ताकि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। इसके बाद प्रीति को बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर कर दिया जाता है। बॉम्बे हॉस्पिटल रेफर करने के बाद अब देश के टॉप स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की टीम को प्रीति के इलाज की जिम्मेदारी दी जाती है। जहां प्रीति के इलाज की जिम्मेदारी डॉक्टरों को दी जाती है, उसके बाद अब प्रीति के परिवार को डेड बॉडी सौंप दी जाती है, और प्रीति के परिवार के लोग अपनी बेटी का शव लेकर दिल्ली अपने घर आ जाते हैं, जहां वे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार करने से मना कर देते हैं। उनका कहना था कि उनकी बेटी को इंसाफ मिले, इसके लिए उनका एक केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। इसकी मांग करते हुए वे एक प्रदर्शन रैली भी निकालते हैं। अंततः जब सरकार उनकी इस मांग को एक्सेप्ट कर लेती है और उन्हें सीबीआई जांच की जो आश्वासन मिल जाता है, उसके बाद प्रीति का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार करने के कई महीने बीत चुके थे, और अपराधी को पवन कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन पवन कुमार के खिलाफ अभी तक पुलिस को कोई ठोस एविडेंस नहीं मिला था, जिससे ये प्रूफ हो सके कि पवन कुमार ने ही इस घटना को अंजाम दिया है। अब प्रीति के पिता जो थे वो उनकी बेटी को मरे हुए 7-8 महीने हो चुके थे, लेकिन पुलिस की लापरवाही इसमें अभी भी नजर आ रही थी कि उनके पास अभी भी कोई ठोस एविडेंस नहीं था। लेकिन प्रीति के पिता तो अपनी बेटी को इंसाफ दिलाना चाह रहे थे, इसलिए वह कहाँ चुप बैठने वाले थे। इसलिए वे अपने स्तर से ये छानबीन शुरू करते हैं, और छानबीन में उन्हें पता चलता है कि जिस वक्त प्रीति के साथ ये घटना हुई थी उस समय तो जो पवन कुमार था वो रोहतक में था, दिल्ली में भी नहीं था और मुंबई में भी नहीं था।
अब प्रीति के पिता अमरनाथ राठी ये बात पुलिस वालों को बताते हैं और पुलिस वाले जब पवन कुमार की कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, कॉल हिस्ट्री जब निकलवाई जाती है तो पता चलता है कि सच में उस दिन पवन कुमार जो था वो रोहतक में था, ना तो वो दिल्ली में था, ना ही वो मुंबई में था। अब यहाँ पुलिस की जो लापरवाही थी वो साफ नजर आ रही थी इस केस में। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रीति के पिता जो थे वो कोर्ट में एक रिट पिटीशन फाइल करते हैं जिसमें वो सीबीआई जांच की मांग करते हैं और उनकी इस रिक्वेस्ट को जो था कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया जाता है और ये केस जो था सीबीआई के हाथों में जा चुका था। सीबीआई के हाथों में केस जाते ही सीबीआई के अधिकारी जो थे वो अपने स्तर से छानबीन शुरू करते हैं। छानबीन के सिलसिले में सीबीआई अधिकारी जो थे वो प्रीति के घर पहुंचते हैं। प्रीति के घर पहुंचने के बाद सीबीआई अधिकारी सभी से पूछताछ करते हैं और पूछताछ के दौरान प्रीति के एक रिश्तेदार उन अधिकारियों को बताती है कि कुछ समय पहले अंकुर ने प्रीति को प्रपोज किया था। अंकुर प्रीति से बेहद मोहब्बत करता था, एक तरफा मोहब्बत करता था और उसने प्रीति को प्रपोज किया था, लेकिन प्रीति ने उसके इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद दोबारा अंकुर ने प्रीति को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन प्रीति ने उसके इस प्रपोजल को भी रिजेक्ट कर दिया था, जिसकी वजह से पवन कुमार काफी झल्लाया हुआ था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने प्रीति को धमकी तक दे डाली थी कि वो प्रीति को इसकी सजा भुगतनी होगी। अब प्रीति के रिश्तेदार ने ये जो बात बताई थी ये पुलिस के लिए अहम थी। पुलिस को जैसे ही अंकुर पवार के बारे में पता चला, पुलिस वो थी अंकुर पवार की तलाश शुरू कर देती है और अंकुर पवार जब मिलता है तो उससे पूछताछ की जाती है कि घटना वाले दिन तुम कहाँ थे। इस पर अंकुर जो था वो सही सही जवाब नहीं दे पा रहा था और वो बार बार अपने बयान बदल रहा था। तो साथ ही पुलिस को ये भी नजर आता है कि उसके हाथ में वैसे ही जले हुए निशान है जैसे एसिड से जले हुए होते हैं। अब पुलिस को पूरा शक था कि हो ना हो इस घटना के पीछे जो है अंकुर ही है। अब पुलिस जो थी 17 जनवरी 2014 को अंकुर को पूछताछ के लिए मुंबई बुलाती है, मुंबई लेकर जाती है। उसके बाद काफी पूछताछ की जाती है और पूछताछ से साफ हो जाता है कि इस घटना के पीछे जो है अंकुर ही है। अब पुलिस जो थी अंकुर को जो थी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए भेज देती है। मेडिकल एग्जामिनेशन से आने के बाद अंकुर से दोबारा पूछताछ की जाती है और दोबारा पूछताछ की जाती है तो अंकुर पुलिस अपना जुर्म कबूल करता है। पुलिस को अंकुर बताता है कि वो जो था वो जो प्रीति से बहुत प्यार करता था, लेकिन प्रीति उससे प्यार नहीं करती थी। प्रीति ने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था। साथ ही प्रीति ने जो थी इंडियन नेवी में नौकरी भी हासिल कर ली थी, लेकिन वो जो था अभी तक बेरोजगार था, जिसकी वजह से उसके परिवार के लोग उसे ताने देते थे और उसके बारे में गलत गलत बोलते थे, जिसके कारण उसको प्रीति पर काफी गुस्सा था और इसी की से परेशान होकर उसने प्रीति को सबक सिखाने की सोची। इसके बाद वो जो पुलिस वालों को बताता है कि इसके अलावा अंकुर पुलिस को बताता है कि वो प्रीति के ऊपर ट्रेन में ही एसिड फेंकना चाहता था, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ भाड़ थी जिस कारण से वो प्रीति के ऊपर एसिड नहीं फेंक पाया था, क्योंकि उसका परिवार भी जो था वो बार मेरी इन हरकतों की वजह से जो उसे नोटिस कर चुका था, इस वजह से फिर वो प्रीति के ऊपर एसिड नहीं फेंक पाया था। लेकिन सुबह 4 बजे वो टॉयलेट के पास जरूर खड़ा हुआ था, क्योंकि उसे लगा शायद प्रीति आएगी टॉयलेट के लिए तो वो प्रीति के ऊपर एसिड फेंक देगा, लेकिन प्रीति वहां भी नहीं गई, जिससे उसका ये प्लान भी फ्लॉप हो गया था। उसके बाद ट्रेन से उतरने के बाद अब अंकुर को मौका मिल चुका था प्रीति के ऊपर एसिड फेंकने का और उसने प्रीति के ऊपर एसिड फेंक दिया और उसके बाद पुलिस के सामने अंकुर ने अपना जुर्म तो कबूल कर लिया था। साथ ही वो जब पुलिस उससे पूछती है कि इतनी भारी मात्रा में तुम एसिड कहाँ से लेकर आए थे, इसके बाद अंकुर बताता है कि उसने एक मुकेश भार्गव नाम के एक व्यक्ति से एसिड ये कहकर खरीदा लेकर आया था कि उसने अंकुर बेकरी नाम की एक कंपनी खोली है और इसके लिए उसको भारी मात्रा में एसिड की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए वो सैंपल के लिए थोड़ा सा एसिड दे जिससे वो चेक करके बताएगा कि अगर एसिड अच्छा हुआ तो वो क्वालिटी के हिसाब से उससे खरीदेगा। उसी दौरान उसी के लिए जो मुकेश भार्गव थे उन्होंने उन्हें 1.5 लीटर की समथिंग जो था वो हाथी की बोतल में भर के एसिड दे दिया था। और उसके बाद में अब अंकुर तो था अपना जुर्म कबूल कर चुका था, लेकिन पुलिस के पास अब सबूत इकट्ठा करने की भारी बोझ
जद्दोजहद थी। अब पुलिस जो थी वो गवाहों को बुलाती है, जिन गवाहों ने गवाही दी थी कि उन्होंने देखा है, तो पुलिस उन गवाहों को बुलाती है और जब गवाहों को अंकुर को दिखाया जाता है तो अंकुर को देखते ही जो समीर और सलमान जो थे, ये लोग गवाह जो थे, इन्होंने देखते ही अंकुर को पहचान लिया, क्योंकि जब ये भाग रहा था उसी दौरान इसके चेहरे से जो था वो गमछा निकल जाता है, पीछे मुड़ के देखता है। तो ये तीनों जो थे इसके चेहरे को देख चुके थे। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे जिन्होंने इसके चेहरे को देखा था, उन्होंने भी अपनी गवाही में इसे पहचाना। उसके बाद अब पुलिस के पास जो थी वो पहचान के तौर पर गवाह मिल चुके। अब पुलिस द्वारा सारे सबूत इकट्ठे कर लिए जाते हैं और कोर्ट में चार्जशीट फाइल की जाती है। चार्जशीट फाइल करने के बाद जब अंकुर को कोर्ट में बुलाया जाता है, तो अंकुर जब भी कोर्ट में आता था तो हमेशा मुस्कुराते हुए आता था। उसके चेहरे पर स्माइल होती थी, साथ ही वो एक विक्ट्री साइन दिखाता था, मानो उसके चेहरे से ऐसा लग रहा हो कि उससे अपने किए पर कोई पछतावा ना हो। बेशर्मी की हंसी हंसता था वो लड़का। उसके बाद जब पुलिस ने सारे सबूत कोर्ट में पेश किए और सारे गवाह, लगभग 33 गवाह कोर्ट में पेश किए। समीर, सलमान और सलीम जो थे वो मेन गवाह थे। उसके बाद और भी गवाह थे जो लगभग 33 गवाह पेश किए। उसके बाद में कोर्ट द्वारा अंकुर को दोषी पाए जाने के बाद उसे दफा 302 और 336 बी के तहत मौत की सजा सुनाई गई। साथ ही उसे 5,000 का जुर्माना भी लगाया गया। इसके बाद भी मानो उसको मौत की सजा सुनाने के बाद भी उस लड़के के चेहरे पर कोई शिकन दिखाई नहीं दे रही थी। इस केस की पैरवी कर रहे वकील जो एएम चिमलकर थे, उन्होंने इस घटना को महिला जाति पर हुए अब तक के सबसे खौफनाक अपराधों में से एक बताया था। साथ ही जब इस केस का फैसला सुनाया गया तो जज साहब ने कहा कि प्रीति का चेहरा एसिड की वजह से इतनी बुरी तरह से जल चुका था, इतनी बुरी तरह से खराब हो चुका था कि अगर प्रीति अपना चेहरा देख लेती तो शायद वो जीते जी ही मर जाती। ये अंकुर की दरिंदगी को बताने के लिए इतना कहना जज साहब के लिए काफी था। ये टिप्पणी लोगों को ने जैसे ही सुनी तो लोगों की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगी। उसके बाद कोर्ट की सजा के बाद में जब अंकुर ने इस कोर्ट के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की और अपील के बाद लगभग 5-6 साल के बाद 5-6 साल के बाद लगभग 2019 में फैसला आया हाई कोर्ट से और जो अंकुर की फांसी की सजा थी उसे उम्र कैद में तब्दील कर दिया गया। करे यार।